आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम लोग 27 मई की जो इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको इसकी इनसाइट की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने ये भी बता रखा है कि आपको इस चैनल के ऊपर क्या क्या मिल जाएगा। उनकी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। डेली न्यूज़ के अलावा करंटली विजन की मंथली कंपाइलेशन चल रही है, प्रीवियस मंथ वाली। और जैसे ही ये वाला मंथ ख़त्म होता है, आई थिंक 31 को या फिर फर्स्ट ऑफ जून से ही इनसाइट की भी मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी, मई वाली। ठीक है, तो अब आज वाले आर्टिकल्स देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या आर्टिकल्स हमारे। पहला है एंश्योर ट्रांसपोर्ट फूड फॉर माइग्रेंट्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स सेंटर एंड स्टेट्स। सेकंड है आईएलओ ने अर्ज किया, आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अर्ज किया है पीएम को नॉट टू डाइल्यूट द लेबर लॉस। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे गवर्नमेंट लेबर लॉस को डाइल्यूट कर रही है। नेक्स्ट है नो WHO बार ऑन इंडिया टेस्टिंग HCQ एज प्रिवेंटिव। फोर्थ इज चाइना सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकॉन्ग, ये आई थिंक रिपीट हुआ है टाइटल, चाइना का सिक्योरिटी लॉ वाला। फिफ्थ इज बोथ कोरियाज वायलेटेड आर्मिस्टिक एग्रीमेंट। और सिक्स्थ इज RT लैम्प बेस्ड टेस्ट फॉर कोरोना वायरस। फिर प्रीलिम स्पेसिफिक में हमारे 7 आर्टिकल्स हैं छोटे छोटे। इनके नाम हम डायरेक्टली तभी पढ़ेंगे जब हम लोग इनको डिस्कस कर रहे होंगे। टाइम कम वेस्ट करते हैं और काम की बात करते हैं। पहले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र को और राज्यों को किस बारे में, कि भैया ये जो हमारे माइग्रेंट्स वगैरह है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह आके जो मज़दूर काम करते हैं, ठीक है, इन सब के लिए ट्रांसपोर्ट फूड वगैरह का अरेंजमेंट कराइए, शेल्टर रहने की जगह का अरेंजमेंट कराइए। सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 124 के अंडर आता है सुप्रीम कोर्ट हमारा। ठीक है, और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है जजेस की वो 34 होती है। करंटली क्या है, करंटली 32+1 यानी कि 32 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। करंटली जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो शरद अरविंद बोबडे जी हैं। SAB इनका शॉर्टकट है। ये 47th चीफ जस्टिस हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था। इससे पहले इसको प्रीवियसी काउंसिल बोलते थे। ठीक है, और फेडरल कोर्ट भी बोलते थे इसको। 1937 से 1957 तक ये फेडरल कोर्ट था। ठीक है, और इसके बारे में और क्या बताऊँ आपको मैं। ठीक है, अभी इतना ही काफ़ी है, बाकी मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं अभी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है केंद्र को और राज्यों को कि इमीडिएटली, तुरंत इन लोगों को ट्रांसपोर्ट, आने जाने की सुविधा, खाना खाने की वस्तुएं और शेल्टर, रहने की जगह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, ये जो फंसे हुए, स्ट्रैंडेड मतलब होता है फंसे हुए जो मजदूर है ना, प्रवासी मजदूर हमारे, इन सबको। Court took suo motu cognizance of media reports and representations from senior lawyers to step in to protect the fundamental right of migrant workers। इसका मतलब ये है, सुओ मोटो याद रखना आपको, करंट अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो ये बार बार आता रहेगा। सुओ मोटो का मतलब होता है टेकिंग अ डिसीजन ऑन इट्स ओन मोशन, अपने आप डिसीजन ले लेना। ठीक है, कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत सारी नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना। तो कोर्ट ने क्या किया, सुओ मोटो यानी कि अपने आप एक डिसीजन ले लिया। कॉग्निजेंस मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, नॉलेज बेस्ड के ऊपर। जो मीडिया की रिपोर्ट्स थी और जो रिप्रेजेंटेशन थी ना सीनियर लॉयर की, उन सबको वो ध्यान देते हुए, उनके ऊपर नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप एक डिसीजन ले लिया है, ठीक है, पूरी नॉलेज के साथ, कि उनको फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसके, माइग्रेंट वर्कर्स के, जो भी प्रवासी मजदूर है ना हमारे, एक जगह से दूसरी जगह जाके रहते हैं, काम करते हैं, इन सब के फंडामेंटल राइट्स, इनके जो मूल अधिकार हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो सुओ मोटो आपको समझ में आ गया और फंडामेंटल राइट्स आपको समझ में आ गया। अब कोर्ट ने कहा क्या है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। कोर्ट ने 2 लाइनें कही हैं मेजर कि देयर हैव बीन इनएडिक्वेसीज एंड सर्टेन लैप्सेस। इनएडिक्वेसीज का मतलब होता है कुछ कमी, और लैप्सेस का मतलब होता है भूल चूक, कि कुछ कमी रह गई है, कुछ भूल चूक हुई है केंद्र सरकार के तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, इन सब का जो क्राइसिस चल रहा है, जो दुविधा चल रही है कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण, इस टाइम पर इन माइग्रेंट वर्कर्स के जीवन के व्यापन के लिए सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कुछ भूल चूक हुई है। जो क्राइसिस है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, आज की डेट में भी जब हम लोग ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तब भी ये कंटिन्यू हो रहा है। और जो लार्ज सेक्शन है ना माइग्रेंट वर्कर्स का, वो अभी भी स्ट्रैंडेड है, यानी कि अभी भी वो सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे फंसे हुए हैं, स्टेट के बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स वर रिक्वायर्ड टू रिडीम द सिचुएशन। इस परिस्थिति से बचाने के लिए, रिडीम का मतलब होता है बचाना, इस परिस्थिति से बचाने के लिए एक इफेक्टिव और एक कंसंट्रेटेड यानी कि केंद्रित संघर्ष की ज़रूरत थी, एफर्ट की। इशू क्या है,
देखो जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, इम्पोज किया गया था, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ना सारे के सारे हज़ारों की तादाद में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, क्योंकि उनका जॉब लॉस हो गया था, काम तो बंद हो गया लॉकडाउन में। और ये वो लोग होते हैं जो जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं, इनका वो वाला हिसाब होता है। तो जब इनकी जॉब चली गई तो भैया इनको एक जगह से रहने की भी प्रॉब्लम आने लगी, तो इनको जाना पड़ा अपने घरों को, गाँव को लौट के, क्योंकि फिर उस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं था। तो क्या किया इन्होंने, ये लोग पैदल ही चल पड़े, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को तो रोका गया था स्टेट बॉर्डर के ऊपर और इनको फिर शेल्टर्स में भेज दिया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो कंटिन्यू वॉक करने लगे थे, कहाँ पर, ट्रेन के ट्रैक के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर चलते ही गए, ठीक है, वॉक कर कर। कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, कुछ अनहोनी हो गई, कुछ लोगों को फिर बाद में सरकार ने बसेज़ और ट्रेन के थ्रू पहुँचा दी, ये हम पढ़ते हैं। अप्रैल के एंड में, अभी क्या चल रहा है, आज की डेट क्या है, मई में हम बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं अप्रैल के एंड के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस अनाउंस की थी कि इन लोगों को वापस घर जो है बस से भेजा जाए, ठीक है। 1 मई को एक स्पेशल, ये कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी लॉन्च की गई थी, बट बहुत सारे जो लोग थे ना वो फिर भी पैदल ही चलते जा रहे थे घर, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने वेट नहीं किया कि ट्रेन वगैरह का वेट करेंगे, बस का वेट करेंगे, क्योंकि उनको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं ना ट्रेन में चढ़ने के लिए, वो उनके पास थे ही नहीं, तो उन्होंने वेट ही नहीं किया, वो पैदल ही चलते रहे। 9 मई को, देखो 1 मई को अनाउंसमेंट हुई थी, 9 मई को 16 मज़दूर जो लोग अपने घर वापस जा रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र से, ठीक है, वो किसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे और रेलवे ट्रैक पर रेस्ट करने के लिए वो लोग रुके थे, तो वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही सो गए थे, ठीक है, उनको नींद आ गई थी, उनको एक मालगाड़ी द्वारा कुचल दिया गया। तो ये बहुत ही अनहोनी घटना हुई थी हमारे देश के लिए कि वो लोग रेस्ट करने के लिए रुके थे और उनके ऊपर मालगाड़ी चल गई। सिग्निफिकेंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है इस वर्डिक्ट के, वर्डिक्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है इसके क्या वो है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स आर फार फ्रॉम, कोर्ट ने ये बात मानी है, न्यायपालिका ने ये बात मानी है कि जो ये मज़दूरों की जो समस्या है ना, ये अभी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। ये जो क्राइसिस है, जो दुविधा चल रही है सारे के सारे माइग्रेंट लेबर्स का, ये अभी भी कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लार्ज सेक्शन, बहुत भारी मात्रा के अंदर ये अभी भी सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे, स्टेट बॉर्डर के ऊपर फंसे हुए हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, माइग्रेंट लेबर्स को सक्कर एंड हेल्प, सक्कर वर्ड का मतलब होता है जब कोई परेशानी में फंसा होता है तो उसकी मदद करना। इन लोगों को अभी बहुत ही ये परेशानी में फंसे हुए हैं, तो इनको मदद की ज़रूरत है और एक कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, वही चीज़, केंद्रित संघर्ष, कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट चाहिए इन सबको रिडीम करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए। हमारे प्रीलिम्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं, उन पर नज़र मार लेते हैं। राइट्स अंडर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आपको पता ही होगा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंडर जो राइट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे राइट टू स्पीच हो गया, ठीक है, राइट टू फॉर्म एन असेंबली हो गया, राइट फॉर एसोसिएशंस हो गया, ठीक है। फिर होता है हमारा राइट टू सेटल एट एनी प्लेस, राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे के सारे राइट्स होते हैं हमारे। राइट टू ट्रैवल, ठीक है, ये सारे के सारे राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। फिर आता है PIL, क्या होता है, PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक के, समाज के फ़ायदे के लिए, समाज को ध्यान में रखते हुए अगर कोई मुकदमा चलाना है, यानी कि समाज में कोई बदलाव की ज़रूरत है, कोई हानि हो रही है, किसी को कुछ दुख पहुंच रहा है, तो उसको उसको न्यायपालिका पालिका तक पहुंचाने के लिए, कोर्ट तक पहुंचाने के लिए लिटिगेशन, जो मुकदमा होता है कोर्ट के अंदर, उसको PIL बोलते हैं। तो PIL कौन फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकती है, कोई लॉयर भी फाइल कर सकता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर कोर्ट वगैरह जो होता है उस पर ध्यान देते हैं, उसको सुनवाई करते हैं और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। पावर ऑफ कोर्ट टू टेक केसेस सुओ मोटो, ऐसा हो सकता है, देखो एक तो होता है कि आपके पास कोई केस गया, ठीक है, कि आपने कोई प्रॉब्लम थी, आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भैया मेरी ये समस्या है, मुझे इसमें थोड़ा सा न्याय चाहिए, आप मेरी मदद करो। लेकिन सुओ मोटो की जो पावर होती है ना कोर्ट के पास, वो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट को ही नज़र में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये नज़र में आ रहा है कि भैया ये समस्या चल रही है देश के अंदर और इसके ऊपर तो हमें कोई डिसीजन देना चाहिए, ठीक है, हमें कोई अनाउंसमेंट करनी चाहिए, इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट देना चाहिए। तो वो पावर होती है सुओ मोटो के अंदर, ठीक है। ये एक लैटिन टर्म है, तो आपको ये याद होना चाहिए, इसका मतलब होता है अपने आप, ऑन इट्स ओन मोशन। फिर ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव पावर्स क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल पावर का तो मतलब सीधे से समझ जाओ ना आप। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि एक तो होता है अपील करना, यानी कि किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से, नीचे वाले कोर्ट से, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सबसे अपील जाएगी कि भैया ये वाला केस है, हमारे तो सुलझ नहीं रहा है, आप प्लीज़ इसको सुलझाओ। ये उसके पास वो होती है पावर, उसकी
अपीलेट जुरिस्डिक्शन वाली, एक होती है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब कि आप डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, ठीक है, कि भैया मेरी ये समस्या और आप इसको प्लीज़ सुलझाइए। और एक्सक्लूसिव पावर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, एक्सक्लूसिव ये है कि किसी सेंटर के साथ या फिर किसी स्टेट के साथ, सेंटर और स्टेट की कोई समस्या है उसको सुलझाने की पावर है, ठीक है। दो स्टेट्स की आपस में कोई प्रॉब्लम है, कोई केस है, उसको सुलझाने की बात है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव क्यों, क्योंकि देखो स्टेट के पास तो हाई कोर्ट होता है, इसके पास भी हाई कोर्ट होता है। अब कोई हाई कोर्ट ही करेगा तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं तो अपने स्टेट को फेवर करेगा ना। वैसे तो वो नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, लेकिन फिर भी तो ये एक्सक्लूसिव पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर क्या होती है तो फिर बहुत बड़ा डिटेल में है, ये आपको बेटर होगा कि आप पॉलिटी में ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से नज़र में छोटा छोटा ही बता सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वैसे आपको पता ही होना चाहिए ओरिजिनल पावर, ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन वगैरह, एक्सक्लूसिव पावर, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए वैसे खुद ही। अगला टॉपिक है हमारा, आईएलओ ने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर को नॉट टू डायल्यूट द लेबर लॉस। आईएलओ क्या है, आईएलओ होता है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आईएलओ जो है ना, ये यूएन की सबसे पुरानी एजेंसी है। क्यों, क्योंकि यूएन से पहले जो लीग ऑफ नेशंस था ना, लीग ऑफ नेशंस था जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ख़त्म हो चुका था, फिर उसके बाद हमारा यूएन बन के आया था। तो लीग ऑफ नेशंस में बना था ये, और ये 1919 में बनी हुई है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो यूएन की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला है एक, कि भैया आप एक बहुत ही साफ सा संदेश भेजो अपने केंद्र सरकार को और अपने राज्य सरकारों को, कि ये जो इंटरनेशनल लेबर लॉज है ना, ठीक है ना, नहीं इंटरनेशनल लेबर लॉज नहीं, वो कह रहा है कि आपके देश में जो ये मजदूर को लेकर जो कानून है, भैया आप इनको डाइल्यूट मत करो, इनको ख़त्म मत करो, इनको रद्द मत करो, ठीक है। अब इशू क्या हुआ है ये हम पूरा का पूरा जानेंगे। कुछ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, देखो अरे ये तो पहले ये तो जान लो कि हमारे जो लेबर लॉज थे डाइल्यूट क्यों हुए थे, ठीक है। हुआ ये है कि जैसे कोविड-19 के कारण क्या है कि इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल डाउन आ गई है, तो सरकार ने क्या किया कि कुछ लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉ से क्या फ़ायदा होता है कि कुछ फंडामेंटल टाइप के राइट्स मिल जाते हैं लेबर्स को, टाइप के बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली फंडामेंटल नहीं, ऐसे कुछ उनको अधिकार मिल जाते हैं लेबर्स को, यानी कि उनका फिक्स टाइम हो जाता है, इतनी देर आप काम करा सकते हो उनसे, ठीक है। अगर आप उनको इतने लोगों को आप इतने ग्रुप में हायर करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको उनको अगर जॉब से निकालना है तो आपको इस प्रोसेस से करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उनका ट्रेड यूनियन से ये अपने हिसाब से कब कभी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कब कभी हड़ताल कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लेबर लॉज के अंदर आती है। फिर इनको सोशल सिक्योरिटी, इनकी पेंशन वेंशन वाली बातें कुछ अगर हैं तो, ठीक है, किस माहौल में ये लोग काम करेंगे, ये सब कुछ लेबर लॉज में आता है। अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी डाउन आ गई है, तो सरकार को ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज़ को ना ओवर टाइम रन कराया जाए, इसलिए सरकार ने आदेश दे दिया कि भैया लेबर लॉज को ना डाइल्यूट कर दे, ताकि ये जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको थोड़ी सी छूट मिल जाए, ये अपने मजदूरों से ज़्यादा काम करवा सकें, ठीक है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाएं, ताकि हमारी इकोनॉमी दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो ये सरकार ने सोचा ऐसा। फिर कुछ ट्रेड यूनियन वाले जो कि मजदूरों के जो ट्रेड यूनियन होते हैं ना, वो लोग पहुँच गए आईएलओ के पास, जिनेवा के अंदर। आईएलओ क्या काम करता है, आईएलओ के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेसिकली, आईएलओ का ऑब्जेक्ट होता है कि वो मेक श्योर कि हर एक मज़दूर वगैरह को प्रॉपर एक्सेस मिल रहा हो, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी हो, प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं, उनकी टाइमिंग वगैरह ठीक है, उनके राइट्स का ध्यान रखा जा रहा है, ये सब काम आईएलओ का है। तो ट्रेड यूनियन वालों ने सोचा कि हमारे देश की सरकार ने तो हमारे ये लॉज ही डाइल्यूट कर दिए, तो क्या काम करते हैं, आईएलओ के पास चलते हैं, यूएन के पास चलते हैं, क्योंकि यूएन की एजेंसी है ना ये, तो उनके पास चलते हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। ये लोग उनके पास चले गए मई 14 को जिनेवा में, उन्होंने अपना नोटिस भेज दिया वहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इंटरवीन करो, हमारे जो ये मज़दूर हैं ना, इनके जो हक़ हैं उनको बचाने के लिए, और जो भी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उन सब पे ध्यान देने के लिए। अब इसलिए फिर आईएलओ ने प्रधानमंत्री को बोला, देश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात और कुछ अदर स्टेट्स ने सस्पेंड कर दिए थे अपने लेबर लॉज बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर 2 से 3 साल के लिए, और कुछ ने उनको डाइल्यूट किया था। डाइल्यूट का मतलब कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया था, इन टू वू द इंडस्ट्री। वू का इंडस्ट्री का वू करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को एक्साइट करना। हमारे ये जो कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान, मिस्ट का मतलब होता है इसके दौरान, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान जो हमारी इंडस्ट्रीज़, जो हमारी इकोनॉमी जो ठप बैठ गई हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए, उन सबको वू करने के लिए इन कुछ स्टेट्स ने जो है वो लेबर लॉज को डाइल्यूट कर दिया है कि भैया आप लेबर्स को ना उतना हक नहीं देंगे, आप उनसे काम थोड़ा ज़्यादा करवा लीजिए ताकि इंडस्ट्री हमारी चल पड़े, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना वो चल पड़े। तो बिजनेसेस को, फर्म्स को,
प्रोडक्शन हाउसेस को थोड़ा सा छूट मिल गई, इनके मालिकों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि अब वो उनसे अपनी मर्जी के हिसाब से काम करवा सकते हैं। छूट दिए, थोड़ा सा छूट दिए, पूरा नहीं छोड़ दिया कि आप कुछ भी करवा दोगे, स्लेवरी भी करवा सकते हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी चीज़ों में हल्की बहुत छूट दी है। तो इंडिया के लेबर लॉज क्या हैं? जो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और ये सारी की सारी 7th शेड्यूल में गिवन है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं कि जिस दिन के ऊपर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जिनके ऊपर दोनों सरकार अपने अपने कानून बना सकती है, सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। तो लेबर जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट में पड़ता है, यानी कि इसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। अगर एस्टिमेट करें तो थोड़ा वेरी करता है, लेकिन 200 स्टेट लॉज है हमारे पास और 50 के आसपास हमारे पास सेंट्रल लॉज हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ साथ साथ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अक्टूबर या नवंबर 2019 के आसपास एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। उस बिल में ये बात की गई थी कि जितने भी हमारे ये लॉज वगैरह ना लेबर के, इन सबको थोड़ा सा मर्ज करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। बहुत सारे सेंटर के और स्टेट के अलग अलग हो रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करके कुछ बनाया जाए। तो ये बिल पार्लियामेंट में था, इस पर प्रॉपर अभी काम नहीं हुआ था, डिबेट वगैरह चल रहा था। फिर पैंडमिक हो गया, तो और पैंडमिक के बाद क्या हो गया, सडनली आप लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनको डाइल्यूट करने की बात की है, तो मुद्दा और बढ़ गया है। तो इट्स लाइक पुटिंग ऑयल इन द फायर, घी इन द फायर, घी आग में घी डालने वाली बात हो गई है, ठीक है। आपने एक बिल ऐसा लेके आ रहे थे, आप इस लॉ को चेंज कर रहे थे, आप इसको डाइल्यूट कर दो, फलाना दिखड़ा, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, एक तो 200 स्टेट लॉज हैं, 50 सेंट्रल लॉज हैं हमारे पास, ठीक है। कोई सेट डेफिनेशन नहीं है लेबर लॉज की, यानी कि पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, जगह जगह से हमको डेफिनेशन उठानी पड़ती है उसकी, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अगर ऊपर से देखें तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 4 कैटेगरी कौन सी है हमारी? 4 कैटेगरी ये हैं, देखो। पहला है कंडीशंस ऑफ वर्क, किस तरह की परिस्थिति में, कैसी कंडीशन में आप काम कर रहे हो, उसके बेस पे कुछ लॉज हैं। वेजेस एंड रेम्यूनरेशन, आपको दिहाड़ी कितनी मिल रही है, मेहनताना पैसा कितना मिल रहा है, उसके बेस के ऊपर कुछ लॉज हैं। सोशल सिक्योरिटी, यानी कि आपकी जॉब के अंदर आपको कुछ पेंशन वेंशन वाली बात की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा आपको उसमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, कंपनसेशन वगैरह, ठीक है। इंश्योरेंस वगैरह की बात की जा रही है, वो सब सोशल सिक्योरिटी में आता है। फिर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसके भी कुछ कानून होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ डिस्प्यूट वगैरह आपका हो जाता है, ट्रेड यूनियन बनाने की बात हो जाती है, ठीक है। ये सब तो मेजर मेजर 4 टाइप की कैटेगरीज है हमारे पास। फिर वो पूछ रहा है कि भैया लेबर लॉज को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, इतनी निंदा क्यों की जाती है इनकी। देखो, इंडिया के जो लेबर लॉज है ना, इनको ऑफ्टन इनफ्लेक्सिबल बोला गया। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो खिंच नहीं सकते, यानी जिनमें बदलाव लाना, चेंज लाना जो है वो बहुत टफ होता है। देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है, ठीक है। यूके की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है, टू मच फ्लेक्सिबल। वहीं पर हम लोग यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो टू मच ऑफ रिजिड। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हो पाए हैं। इंडिया में कितने अमेंडमेंट्स हो पाए हैं? 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। 100th अमेंडमेंट हमारा जीएसटी वाला अमेंडमेंट था, ध्यान होना चाहिए आप सबको, ठीक है। तो लेबर लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनफ्लेक्सिबल पार्ट में लाई करता है, इनको बदलने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। और ये भी आर्ग्यू किया गया है, यानी कि देखना, ये एक बड़ा ही वो सार्केस्टिक सेंटेंस है कि शुक्र है उन लोगों का कि, ठीक है ना, कि उन्हें एक लीगल रिक्वायरमेंट दे दी कि फर्म्स जो हैं, जो एम्प्लॉय करते हैं 100 से ज़्यादा वर्करों को, वो डिफ़र करते हैं हायरिंग न्यू वर्कर्स बिकॉज फायरिंग देम रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल्स। वो इस दुविधा में हैं फर्म वाले। ये एक थोड़ी सार्केस्टिक सेंटेंस है, इसको हिंदी में ही समझ लो, इंग्लिश में आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। फर्म्स वगैरह जो हैं उनका ये कहना है कि भैया ज़्यादा एम्प्लॉय हायर इसलिए नहीं कर सकते, 100 से ऊपर अगर हायर करते हैं और फिर उनको बाद में अगर कभी निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और इस लॉ को चेंज करने में बहुत परेशानियाँ हो रही है। अगर आप चेंज करते हो, आप फर्म्स को बोल देते हो कि ठीक है आप अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉय करो और क्या कहते हैं, इनको फिर जब मन में निकाल दो, तो कहीं ना कहीं लेबर्स का कुछ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं। और इसके कारण उल्टा क्या पड़ जाता है, इसका असर, उल्टा असर ये पड़ता है कि कंस्ट्रेन द ग्रोथ ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्म्स वगैरह ज़्यादा मजदूरों को लगा नहीं पाती है, तो उनकी ग्रोथ के ऊपर भी एक हिंड्रेंस, एक पाबंदी लग जाती है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। बिसाइड्स देर आर टू मैनी लॉज ऑफ्टन अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट इफेक्टिवली implemented,
दिस हैज़ लेड द फाउंडेशन फॉर करप्शन एंड रेंट सीकिंग। तो भैया क्या है कि एक तो आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड कानून बना दिए, ठीक है, अननेसेसरी उसमें कॉम्प्लिकेशंस डाल रखी है आपने, ऑलराइट, और उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे हो। इसके कारण क्या हुआ है, भ्रष्टाचार और रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग का मतलब होता है जब भी आप किसी पॉलिसी वगैरह को या फिर किसी एक्ट वगैरह को मैनिपुलेट करके उसमें कुछ बदलाव फेरबदल करके अपने फ़ायदे की काम की चीज़ें निकाल लेते हो ना, उसको बोलते हैं रेंट सीकिंग। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के कारण और इतना करप्शन हो जाता है, उसके बाद इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होते, इसके कारण क्या हो गया, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, रेंट सीकिंग, यानी कि आप अपनी चीज़ अपना फ़ायदा देखने लग गए हैं, फर्म्स वगैरह ये सब। तो स्टेट्स ने रिलैक्सेशन क्यों दे दी है इस चीज़ की फर्म्स वगैरह को, देखो रिलैक्सेशन फर्म्स को दी है, डाइल्यूट की लेबर लो, यानी लेबर को परेशानी हुई है, फर्म, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, इन सबको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया कि भाई आप आराम से अपने हिसाब से मज़दूरों से काम कराओ, 8 घंटे के 12 घंटे कराओ, थोड़ा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी है, देखो छूट दी है, बार बार याद दिला रहा हूँ, छूट दी है, परमानेंट नहीं कर दिया है सब कुछ। ये जो चेंजेस हैं ये एक इंसेंटिवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट, जिन जिन स्टेट्स ने डाइल्यूट किया है उनके वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था की जो हलचल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थव्यवस्था की जो हलचल है, उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई और इंसेंटिवाइज करने के लिए है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो घरों से जो अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, जिनकी जॉब्स वगैरह चली गई हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, उनको हायर एंड फायर रजीम के थ्रू हाई वो कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है इंडस्ट्रीज़ के पास कि उनको जब मन में हायर कर सकती है, जब मन में फायर कर सकती है, ताकि फटाफट उनके रजीम, उनके जो ऑपरेशंस है ना वो स्टार्ट हो सके। तो इतनी छूट मिल गई है इंडस्ट्रीज़ को अपनी मर्जी से। पहले क्या होता था कि फायर वायर करने के लिए कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते थे। At a holistic level, it is being argued that Indian labor laws are cumbersome and drive away investors. कम्बरसर का मतलब होता है बहुत ही भारी भरकम। अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इंडिया में इजीली इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही भारी भरकम कानून है हमारे, ठीक है, कम्बरसम का मतलब भारी भरकम। सो चेंजेस हैव बीन मेड टू अट्रैक्ट यूनिट्स टू इंडिया। यूनिट्स को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चेंजेस भी बनाए गए हैं, जैसे कि कुछ नोटेबल चेंजेस क्या थे वो देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्टिंग बिजनेसेस फ्रॉम परव्यू ऑफ ऑल लेबर लॉज। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस को पास किया था। पहले तो ऑर्डिनेंस समझ लेते हैं। ऑर्डिनेंस वो होता है जब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर आपका जो पार्लियामेंट होता है वो सेशन में नहीं होता, तो आप गवर्नर स्टेट लेवल पे और प्रेसिडेंट सेंटर लेवल पे, इनकी परमिशन से आप कोई बिल वगैरह पास करवाते हो। उस बिल की अवधि 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंदर जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होता है असेंबली का या पार्लियामेंट का, आपको उसके 6 वीक्स के अंदर अब उसको लॉ बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो खारिज हो जाता है। तो एक ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्टिंग आया था जिसमें कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे, ठीक है, जिनको लेबर लॉस से फ्री कर दिया गया है, उनके लेबर लॉस के अंडर से फ्री कर दिया गया है। कुछ एक बिजनेसेस थे जिनको लेबर लॉस के अंडर ही रखा गया है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लेबर लॉस को अगले 1000 दिनों के लिए, यानी कि तकरीबन 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। अभी कंसर्न क्यों है, देखो ऐसे लेबर लॉज को सस्पेंड करने से क्या होता है ना, फर्म को, इंडस्ट्री को एक फ्री हैंड मिल जाता है मजदूरों के ऊपर, ठीक है, जिससे क्या होता है, ईज ऑफ क्लोजर्स एंड रिट्रेचमेंट्स विच विल नॉट ओनली वर्सन द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। होना क्या है कि ना, आसानी से आप अपनी मर्जी से अपनी इंडस्ट्री पे काम कर सकते हो, ठीक है, उसके पैसे वैसे का काम करना, मज़दूरों के ऊपर आप जिस तरीके से काम करना है, सरकार से आपको छूट मिल गई ना, तो दिखने में तो ये आप इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हो, लेकिन ये उसके बदतर ही करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को ये और बदतर करेगा। डिनाइंग द राइट्स ऑफ वर्कर्स इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स। मज़दूरों के उनके जो राइट्स होते हैं वो उनको अगर डिनाई करते हो तो एक तरीके से आप उनके ह्यूमन और फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर रहे हो। फिर इससे क्या होता है, वर्कर्स के अंदर ना एक इनसिक्योरिटी बन जाती है, ठीक है, एक डर भी बन जाता है। ये जो चेंजेस है ना, दीज में लीड टू डेस्परेट कंडीशन फॉर वर्कर्स, यानी कि उनकी जो हालात है ना वो और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी इस तरह के चेंजेस लाने के बाद। तो वे अहेड क्या है, हमारे पास रास्ता क्या है। देखो ये बात तो सही है कि ये जो लेबर लॉज है ना, इनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, यानी इनको चैनलाइज करने की, इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना उनको हटाकर इनको स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। टेढ़े मेढ़े बहुत हैं, स्ट्रीमलाइन मतलब एकदम शार्प, एकदम स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ऑब्वियस सी बात है, पेंडेमिक के टाइम जब बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स को मूवमेंट देखने को मिला है, इनके पास जॉब है ही नहीं, ऐसे टाइम पे इस तरह के लेबर लॉज को डाइल्यूट कर देना इनके लिए समस्या बढ़ा देता है।
मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स, लाखों की संख्या में माइग्रेंट्स जिनके पास नौकरी नहीं है वो अपने घरों को लौट रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे आप लेबर लॉ को अगर डाइल्यूट कर देते हो दैट गारंटी सम मेजर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन वी कुड बी एडिंग टू देयर मिजरी, मतलब कहना चाह रहा है आप कह ये रहे हो, गारंटी दे रहे हो कि उनकी एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, उनका प्रोटेक्शन होगा, लेकिन हम उनकी जो बदतरता है ना, बर्बरता, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ बढ़ावा ही दे रहे हैं उनको, हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। लेबर अंडर 75 नहीं है, 75 नहीं है ये, आई थिंक 7th लिखना चाह रहे थे, क्योंकि 7th शेड्यूल के अंदर हमारी तीनों लिस्ट आती है ना, मैंने आपको बताया ऊपर यूनियन आती है, स्टेट आती है, वो 7th शेड्यूल में आती है। आप गूगल पे लिखोगे ऑल स्टेट ऑल लिस्ट सब्जेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट की PDF खुल जाएगी। उस PDF में ना सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार नज़र मार लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन सा उसमें आता है, लिस्ट के अंदर आता है, कौन उसके ऊपर कानून में आता है। आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तो आपको लिस्ट 1-2 बार तो आपको पढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 पेज की है, बस रीड करना है, दैट्स इट। ILO की कंपोजिशन, ऑब्जेक्टिव और मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने ऊपर ही बता दिया था। अच्छा, मेंबर्स का मैंने नहीं बताया होगा, ऑब्जेक्टिव और कॉम्पोजिशन तो मैंने कैसे बताया था। ऑब्जेक्टिव तो इसका मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या करता है कि जितने भी लेबर्स वगैरह होते हैं उन सब के फंडामेंटल राइट्स, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ का एक्सेस है या नहीं है, इन सब को ध्यान रखने के लिए बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस के अंडर इसको बनाया गया था 1999 में। 187 इसके अंदर मेंबर्स हैं, 187 में से 186 तो हैं यूनाइटेड नेशंस वाले ही, प्लस में 186 प्लस में 187 तो जो है वो कुक आइलैंड है, एक एडिशनल मेंबर जो है। अब विच स्टेट्स हैव डायलेटेड द लेबर लॉज, तो यूपी, MP, गुजरात, 3 के नाम ऊपर लिखे हुए थे। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या आप बताओ, फिर उससे पहले एक बार 5th पॉइंट पढ़ लेते हैं। उसने पूछा टाइप ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया, 4 टाइप के होते हैं, हम लोगों ने अभी उस इमेज में देखा था ना, ये देखो 4 टाइप्स के होते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ऑलराइट, अब वो पूछ रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल का अगर वर्ड का मीनिंग देखते हो आप, तो बात आती है औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। फॉर्मल का मतलब क्या होगा, एक तो वहाँ पर ना आपको प्रिविलेज बहुत मिलेंगे, इंश्योरेंस की बात मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पेंशन वाली बात की जाएगी, लेकिन वहाँ पर टैक्स का पंगा भी होगा। तो फॉर्मल सेक्टर हो गया, एवरीथिंग इज़ अंडर द आई ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल दोज जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, एवरीथिंग। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि आपको टैक्स की टेंशन नहीं होती है, सब जुगाड़ू काम हो रहा होता है, जितना काम करो उतना पैसा मिल रहा है, प्रिविलेजेस कुछ खास मिलते नहीं हैं, हाइजीन का, हेल्थ का, सोशल सिक्योरिटी का, फैमिली का, इन सब का ध्यान नहीं रखा रहता है। तो ये होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। मजदूर जो होते हैं वो हर जगह पर होते हैं, फॉर्मल में भी होते हैं, इनफॉर्मल में भी होते हैं। यहाँ पर हमारी ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग देखते हैं नो WHO बार ऑन इंडिया टेस्टिंग HCQ, यानी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन। मैं इसको HCQ से ही यूज़ करूँगा टर्म बार बार, क्योंकि बहुत लंबा है ना प्रोनाउंसिएशन में, तो आप समझ जाइएगा। तो इंडिया के ऊपर WHO ने कोई बार नहीं लगाया है कि वो उसको एज ए प्रिवेंटिव वैक्सीन, प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह जब उसको यूज़ कर रहे हैं, तो WHO ने इंडिया पे नहीं लगाया, बाकी कुछ कंट्रीज़ पर लगा भी है। जानते हैं कैसे हुआ है, क्या हुआ है। WHO आपको मालूम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टेड्रोस जी इसके प्रेसिडेंट हैं, इथोपिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। सेकंड पोजीशन जो है WHO के अंदर, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन जो है सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, इंडियन हैं। WHO, वर्ल्ड बैंक और IMF, तीनों के अंदर सेकंड हाईएस्ट पोजीशन इंडियन फीमेल्स ने ऑक्यूपाई की हुई है। पता करो उनके बारे में, ये मेंस के किसी भी आंसर में विमेन से रिलेटेड आप ऐसे हो गया, GS का कोई हो गया, कहीं कुछ आ गया आप लिख सकते हो। ब्राउनी पॉइंट है ये बहुत बड़ा, ठीक है। तो WHO ने रिसेंटली अनाउंस किया है मॉरेटोरियम ऑन टेस्टिंग HCQ, द कंट्रोवर्शियल एंटी मलेरियल ड्रग फॉर ट्रीटिंग कोविड-19। ये कंट्रोवर्शियल ड्रग है, HCQ जो है ना कंट्रोवर्शियल है, यानी कि कुछ जगह पे बोला गया है कि ये काम करती है, कुछ जगह पे बोला गया नहीं करती है, और ये एंटी मलेरियल है, यानी कि बेसिकली इसका काम मलेरिया को ट्रीट करने का है, ठीक है। तो WHO ने एक मॉरेटोरियम अनाउंस किया है। देखो इकोनॉमी का टर्म में मॉरेटोरियम क्या होता है, जब आपको लोन देना होता है तो आप EMI भरते हो, तो मॉरेटोरियम का पीरियड जो है वो बैंक वगैरह अगर आपको दे देते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस पीरियड के लिए आपको EMI नहीं देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको EMI देनी ही नहीं है, नहीं, आपको EMI अपनी रीपे ज़रूर करनी है, थोड़ा सा आपको पीरियड की छूट मिल गई है, ठीक है।
तो WHO ने भी एक तरीके का छूट दे दिया है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन को टेस्ट करने के लिए जो ये सिर्फ एज ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का छूट दिया है, ध्यान रहे, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, इट्स नॉट द ओरिजिनल वैक्सीन और एनीथिंग. However, it is now clarified that the moratorium doesn't imply that India should pause testing the drug at a preventive. Moratorium का मतलब ये नहीं कि इंडिया इसको प्रिवेंटिव वे में भी ट्रीट नहीं करेगा. ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट यू शुड नो. HCQ जो है वन ऑफ द 4 ड्रग कॉम्बिनेंट्स है जो टेस्ट किया जा रहा है ग्लोबली क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, जिसको सोलिडेरिटी ट्रायल बोला गया है, जिसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, WHO. सोलिडेरिटी ट्रायल क्या होता है, देखो सोलिडेरिटी ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आप मिलजुल कर एकजुट होकर, WHO अगर कोऑर्डिनेट कर रहा है तो यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट क्लिनिक्स के अंदर इसकी वैक्सीन की टेस्टिंग चल रही है, तो WHO उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है कि आपको कुछ रिजल्ट मिल गया, आप बाकियों के साथ शेयर करो, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, आप बाकी के साथ शेयर करो, ताकि उनका एक स्टेप बच जाए. क्योंकि जब पैंडमिक होता है ना वर्ल्ड वाइड, जब पैंडमिक, पैन वर्ड का मतलब होता है ऑल ओवर, ठीक है, सब जगह. तो जब पैंडमिक होता है, महामारी आती है, तो क्या होता है कि सब ये नहीं सोचते कि हम अपना बना लेंगे तो हमको फ़ायदा हो जाएगा. तो WHO ने प्रपोज़ किया कि एक सॉलिडारिटी ट्रायल करते हैं, हर एक अपने रिजल्ट्स को दूसरे के साथ शेयर करेगा, हर एक अपनी रिसर्च को दूसरे के साथ शेयर करेगा. तो HCQ उसमें से जो 4 ड्रग की कॉम्बिनेशन टेस्ट की जा रहे हैं उसमें से एक है. इसके अंदर जो 400 हॉस्पिटल्स, 400 हॉस्पिटल्स, 35 कंट्रीज़ कंपेयर कर रहे हैं सारे बेनिफिट्स को जो जो कोविड पेशेंट्स को दिए जा रहे हैं. दे आर टेकिंग आइदर रेमडेसिविर, लोपिनेविर रेटनोविर विद इंटरफेरॉन बीटा 1 और हाइड्रोक्लोरोक्विन. ये 4 वो दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर ये टेस्टिंग वगैरह की जा रही है, सॉलिडेरिटी ट्रायल किया जा रहा है. हाँ, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ये एक अच्छा पॉइंट है. दे आर ऑल ड्रग्स फॉर अदर डिजीजेस. ये सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं ना, इनके नाम यहाँ लिए, ये एक्चुअल में तो किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ हद तक ये कह रहा है कि वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रॉमिस, कुछ हद तक ये हमको दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोविड-19 के एक्शन को ब्लंट करने में, एक होता है शार्प, ठीक है, एक होता है ब्लंट. ब्लंट मतलब विच इज़ नॉट शार्प. तो थोड़ा सा उसके इन्फेक्शन को कम करने में कहीं कुछ प्रॉमिस करता हुआ दिखाई दे रहा है. अभी टेस्ट कैसे किया जाता है, टू ऑब्जेक्टिवली असेस द बेनिफिट ऑफ दीज ड्रग्स स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर ट्रीटमेंट क्लिनिकल वुड असेस रेंडमाइज्ड क्लिनिक ट्रायल. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, इतना कुछ लिखा हुआ है ना, इसको मत पढ़ो, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, समझो पहले. रेंडमाइज क्लिनिक टेस्ट के अंदर क्या होता है ना, आप एक रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल पकड़ते हो जो कि बेसिकली इन्फेक्टेड ही होते हैं, फिर रैंडम डॉक्टर्स उनको रैंडम वे में दवाई देते हैं. नहीं, डॉक्टर नहीं जानता कि वो वाली दवाई का पता होता है क्या दे रहा है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन से पेशेंट को डॉक्टर दे रहा है, तो एक रैंडम टेस्टिंग हो जाती है. अदरवाइज़ क्या हो सकता है, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, इसलिए रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल को प्रेफर किया गया है. अब वाई हैज़ हाइड्रोक्लोरो HCQ बीन कंसिडर एज ए पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर द कोरोना वायरस. ऐसा क्यों माना जा रहा है कि HCQ एक कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट हो सकता है कोरोना वायरस के लिए. एक प्रॉमिसरी लेबोरेटरी स्टडी ने विद कल्चर सर, उन्होंने क्या मिला, उनको क्या पता चला कि क्लोरोक्विन से कोरोना वायरस जब इन्वेड करता है ना, ताकि दूसरे सेल्स के ऊपर हमला करता है, उस चीज़ को रोका जा सकता है क्लोरोक्विन से. कुछ स्टडीज़ में ऐसा मिला है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फिर रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को, जिसके कारण बीमारी होती है, ठीक है. हाउएवर ड्रग्स दैट कन्क्वेयर वायरसेस इन टेस्ट ट्यूब्स और पेट्री डिशेज डू नॉट ऑलवेज वर्क इन ह्यूमन बॉडी. ये कहना चाह रहा है कि वो दवाइयाँ जो जनरली टेस्ट ट्यूब में काम कर जाती हैं वो ह्यूमन बॉडी में काम नहीं करती हैं. और स्टडी ऑफ HCQ हैव फाउंड दैट इट हैज़ फेल्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फ्लुएंजा एंड अदर वायरस डिजीज. ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कुछ स्टडीज़ के कारण HCQ से इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ है और बाकी भी कुछ वायरल डिजीज़ है जो ठीक नहीं हो पाई है. Reports from the doctors in China and France have said that HCQ sometimes combined with antibiotic azithromycin seem to help patients. चाइना और फ्रांस ये बोल रहे हैं कि भैया आप HCQ को अगर एंटीबायोटिक अजीथ्रोमाइसिन के साथ मिलाते हो तो कुछ पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है. बट ये जो स्टडीज़ हैं ये बहुत ही स्मॉल लेवल की स्टडीज़ हैं और इनमें प्रॉपर कंट्रोल ग्रुप्स यानी कि जो पेशेंट्स थे वो केयरफुली सेलेक्ट किए गए थे, ताकि इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए उस टाइप की मेडिसिन के रिगार्डिंग आपने पेशेंट्स को चूज़ किया था. तो आपने बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर इसकी टेस्टिंग और स्टडी की है, इसलिए इसको इतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. अनदर रीज़न, एक और कारण, ये जो ड्रग्स हैं इनको कंसिडर किया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस के पेशेंट्स को कि it can rein in an overactive immune system, which is why it is used to treat lupus and rheumatoid arthritis.
दूसरा कारण ये है कि ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स को है ना एक ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की तरह इम्पैक्ट करती है मेडिसिन। जैसे कि ये ट्रीट करने के लिए किसके लिए यूज़ करती है, ल्यूपस और रोमाटॉइड आर्थराइटिस की, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स के कारण इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी ये मेडिसिन जो है यूज़ की जाती है। कुछ सीवियर केसेस के अंदर कोविड-19 की जो इम्यून सिस्टम था ना टू गो इनटू ओवरड्राइव एंड कॉज इन्फ्लेमेशन दैट कैन डैमेज द लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। कुछ कोविड-19 के केसेस के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो ओवरड्राइव होने लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सूजन आ जाती है और जो लंग्स को या फिर अंदरूनी बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज कर सकता है। फिर वो बोल रहा है इज़ HCQ रियली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग कोविड-19। देखो कुछ स्टडीज़ ने बोला है कि HCQ की कोई बेनिफिट नहीं है इसके कारण, बल्कि आप पेशेंट्स को कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो लेटेस्ट ऐसी जो स्टडी पब्लिश हुई थी मेडिकल जर्नल लैंसेट के अंदर भी, ये मेडिकल जर्नल क्या होता है इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो ये तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाता हूँ बट स्टिल आई एक्सपेक्ट कि आपको मेडिकल जर्नल क्या होता है ये तो पता होना ही चाहिए। लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है, ठीक है। उन्होंने लिखा था कि 96,000 हॉस्पिटलाइज थे सार्स कोविड पेशेंट्स अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। देयर वाज नो बेनिफिट। 96,000 पेशेंट्स जो कि 6 कॉन्टिनेंट्स में एडमिटेड थे, उनके ऊपर जब HCQ का ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की गई तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला इन दोज बीइंग ट्रीटेड विद HCQ। इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या है, हमारे लिए इंडिया हर बार इम्पोर्टेंट रहेगा। इंडिया ने रिकमेंड किया है कि ड्रग को एज ए प्रिवेंटिव फॉर ग्रुप्स दैट वर इन हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द इन्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने बोला है कि भैया इंडिया रिकमेंड कर रहा है इस ड्रग को उन लोगों के लिए, एक प्रिवेंटिव मेजर, एक बचाव का, एक इलाज, बचाव कार्य का इलाज किनके लिए, जिनका बहुत हाई रिस्क है कि उनको इन्फेक्शन होगा। ध्यान रहे एक तो प्रिवेंटिव है, फाइनल वैल्यू नहीं है इसकी। दूसरा उन लोगों के लिए जिनको हाई रिस्क है इन्फेक्शन होने का, उनको प्रिवेंटिव यानी कि आप पहले दे दो ताकि उनको होने के चांसेस ना हो ज़्यादा। It is based on internal studies and laboratory experiments that showed the drug had antiviral properties. इंटरनल स्टडीज़ और लेबोरेटरी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पता चला था कि इस ड्रग की कुछ एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसका यूज़ को ऑथराइज़ कर रखा है ये आपको पता होना चाहिए। US, ब्राज़ील, फ्रांस और कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ देखते ही नाम याद आ रहे होंगे, ठीक है। तंजानिया, सोमालिया, सूडान, ये सब, इसराइल वगैरह, तो कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने। अब वो पूछ रहा है कि क्लोरोक्वीन क्या होती है। कि देखो क्लोरोक्वीन एक ड्रग होती है, यानी कि एक मेडिसिन होती है कि जो मेजरली इसका काम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। फिर वो पूछ रहा है विच कंट्रीज हैव अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ HCQ। ये देखो ये रहे सारी कंट्रीज, अभी तो पढ़ा है। वो पूछ रहा है टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस विच अफेक्ट्स ह्यूमंस, ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। पहले ये देखो, नेम ऑफ द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19, ये होता है SARS-CoV-2। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा SARS-CoV-2, ठीक है। ये वो वायरस होता है जिससे कोविड-19 बीमारी का नाम है, ठीक है। ओके, नेम द वायरस हो गया। वो फिर पूछता है कवासाकी डिजीज़ क्या होती है। कवासाकी डिजीज़ जनरली इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में होती है। होता क्या है, उनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, सूजन हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस विच अफेक्ट ह्यूमंस। तो जनरली जो ये वायरस है ना ये एक्चुअली 4 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, ठीक है, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, प्लस में 3 और होते हैं। एक तो मर्स हो गया जो मिडिल ईस्ट वाला वायरस था, फिर एक सार्स कोव वायरस हो गया, और अब जो चल रहा है वो है SARS-CoV-2। तो 4 + 2 + 1 यानी कि 7 टाइप्स के ऐसे वायरस होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं, कोरोना वाले। नेक्स्ट हमारे पास है चाइनाज सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। ये अभी कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ में था और ये रिसेंटली चल रहा है, तो लेकिन इनसाइट वालों ने पहले भी दिया था लेकिन दोबारा इन्होंने और एक्सपेंड करके बताया है, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। वो कहना चाह रहा है कि 17 साल पहले 500,000 यानी कि कुछ 5 लाख के आसपास स्ट्रीट प्रोटेस्टर ने हांगकांग में सरकार को फोर्स करके उनका एक जो नेशनल सिक्योरिटी का बिल था ना जो प्रपोजल में था उसको शेल्व करा दिया था, यानी कि उसको हटवा दिया था। देखो एक वर्ड से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया और लोग यहाँ पे शेल्व वर्ड को समझेंगे नहीं और इसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, इग्नोर कर देंगे। एक वर्ड से पूरे सेंटेंस का मीनिंग बन जाता है, ठीक है। उन्होंने इस
प्रपोज था नेशन के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग एक बिल, तो कुछ 5 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वो हटवा दिया था। लेकिन बीजिंग यानी कि चाइना की कैपिटल ने इस सप्ताह एक और ऐसा ही बिल इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो, उससे भी ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉ कह सकते हो उसको। तो मेन कंसर्न क्या है दिस टाइम, इस बार चाइनीज़ गवर्नमेंट ने लोकल सिटीजन्स की और वहाँ के लॉ मेकर्स की परमिशन नहीं ली। नॉड का मतलब होता है सहमति, हामी, उन सब की कोई सहमति नहीं है उस कानून के अंदर। ये लोग खुद ही उसको बना रहे हैं और खुद ही उसको लागू करेंगे। As mainland Chinese authorities are running out of patience after months-long anti-government protests, which greatly tarnished Beijing's carefully managed international image। जो वहाँ पे लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना हांगकांग के अंदर, उसके कारण क्या हो गया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट है ना वो इम्पेशेंट हो गई है, बहुत बेचैन हो गई है, जो जिसके कारण चाइनीज़ गवर्नमेंट की इंटरनेशनल इमेज है ना वो टार्निश मतलब ख़राब हो गई है बिल्कुल ही, ठीक है, बीजिंग की जो इंटरनेशनल इमेज है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि भैया अभी इतनी पेशेंस हम में है नहीं और आप लोग तो करते जा रहे हो प्रोटेस्ट, हम आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आ रहे हैं, बात खत्म। और हम आपकी कोई आपके जो सिटीजन्स हैं, लोकल सिटीजन्स या आपके लॉ मेकर्स हैं, उनकी कोई सहमति नहीं लेंगे। तो ये नेशनल सिक्योरिटी बिल एग्जैक्टली है क्या? ड्राफ्ट लेजिस्लेशन। देखो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? ड्राफ्ट मतलब होता है कि अभी वो बन रहा है कानून, ठीक है। बनने के बाद जब वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तब उसको बिल बोलते हैं, और पार्लियामेंट में जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बनता है। तो ड्राफ्ट, फिर बिल, फिर एक्ट, DBA, ये आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस। ड्राफ्ट मतलब अभी वो प्रिपेयर ही हो रहा है, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट भी पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ है। फिर बिल बनता है यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए प्लेस कर दिया गया है। जब ये वहाँ पे पास हो जाता है तो पास बनने के बाद ये एक्ट बन जाता है, जब ये लागू हो जाता है। तो जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है उससे क्या होगा, बीजिंग एक नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन सेटअप करेगा हांगकांग के अंदर, यानी कि एक कानून बनाएगा जिसके अंदर वो लोग कुछ लोगों को किस तरीके से वो लोग को गिरफ्तार कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को कन्फाइन कर पाएंगे जो प्रोटेस्टर्स होंगे और जो कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम करेंगे। तो इट इज़ लार्जली सीन एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ आर्टिकल 23 विच वॉज सस्पेंडेड आफ्टर मैसिव प्रोटेस्ट इन 2003। आर्टिकल 23 था ना, जो ये जो ऊपर बात की थी उसने कि 17 साल पहले, ठीक है, 2003 के अंदर जो वो जो लॉ था जिसको इन्होंने सस्पेंड कर दिया था, ये कहीं ना कहीं उसी की रिप्लेसमेंट ही है, ये यही कहना चाह रहा है, उसी लॉ की रिप्लेसमेंट है। लेकिन अनलाइक 23 आर्टिकल 23 में तो क्या था कि वहाँ की लोकल लेजिस्लेशन, वहाँ के जो लोकल कानून बनाने वाले थे ना, ब्यूरोक्रेसी वगैरह थी, वहाँ के मिनिस्टर वगैरह, उन सब की प्रपोजल, उन सबसे वो किया था, परमिशन ली थी, उन सबसे डिस्कस किया था। लेकिन ये जो नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया ना, ये बाईपास कर चुका है वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल को, यानी कि उनसे बात की ही नहीं है, उनके साथ डिस्कशन हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट ही इन्होंने इस लॉ को प्लेस करने की बात की है। इक्विवेलेंट ऑफ द सिटीज़ पार्लियामेंट, जो वहाँ का लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो सिटी के पार्लियामेंट के इक्वल है। इंस्टेड इट विल बी इंक्लूडेड एज एन एनेक्स ऑफ द बेसिक लॉ द सिटीज़ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक तरीके से ये वहाँ का जो बेसिक लॉ है ना उसको एनेक्स करेगा। एनेक्स करेगा मतलब उसके ऊपर चला जाएगा। किसी भी चीज़ को आप एनेक्स करते हो तो क्या वहाँ से हटा के उसके ऊपर अपना कब्जा कर देते हो ना, तो काइंड ऑफ वहाँ का जो बेसिक लॉ है, वहाँ का जो सिक्योरिटी लॉ है ना, उसको जो वहाँ का सिटी का जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हटा करके नेशनल सिक्योरिटी लॉ ओवर पावर करेगा वहाँ के बेसिक सिक्योरिटी लॉ को। ये जो नया प्रपोजल है ये टारगेट करता है एक्टिविटी जैसे स्प्लिटिंग द कंट्री, कंट्री के टुकड़े करने की बात करना, सबवर्टिंग द स्टेट पावर को और पावरफुल बनाने की बात करना, एज वेल एज टेररिज्म हो गया, फॉरेन इंटरफेरेंस हो गया हांगकांग के अंदर, एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटर हो गए हांगकांग में, हैव बीन रेफर्ड टू एज टेररिस्ट एंड बाय सम मेनलैंड ऑफिशियल्स। कुछ ऐसे लोग जो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनको टेररिस्ट भी घोषित किया गया है। देखो बेसिकली टेररिज्म वाला ये इसलिए लेकर आए हैं और फॉरेन इंटरफेरेंस का ये पार्ट इसलिए लेके आए हैं। चाइना का ये कहना है कि US जो है वो बहुत इंटरफेयर कर रहा है वहाँ पर अपने वहाँ के लोगों को भड़काने के लिए, हांगकांग के लोगों को, कि वो लोग प्रोटेस्ट करें। तो जो लोग ऐसे फॉरेन इंटरफेयर करेंगे उन लोगों को भी टेररिस्ट घोषित कर देगा चाइना। तो वाई इज़ द लॉ बीइंग प्रपोज नाउ, फिलहाल ये लॉ क्यों प्रपोज किया जा रहा है? बीजिंग की जो टाइमिंग है ना उसके ऊपर हांगकांग के लोगों ने बहुत क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बेसिकली क्या है ना, देखो यहाँ जो जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, इस सारे के सारे को मैं 2-3 लाइनों में समझा देता हूँ आपको, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ के भी बताऊँगा, चिंता मत करना, ठीक है। वो कह देखो हांगकांग को UK और US ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि भैया आपका एक सॉवरेनिटी होनी चाहिए, आपकी खुद की गवर्नमेंट, और वन चाइना दो सिस्टम की जगह आपका एक वन कंट्री और वन सिस्टम वाली चीज़ होनी चाहिए, या फिर आप हांगकांग अलग हो जाओ। तो UK और US बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन UK और US जो है ना अभी फ़िलहाल कोविड-19 के पैंडमिक में फंसे हुए हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर कि चाइना सोच रहा है कि वो लोग बार बार इंटरफेयर कम करेंगे, अपने वहाँ पे फंसे रहेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का मौके का फ़ायदा उठाकर इस लॉ को पास कर देते हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि उन्होंने ग्लोबल अटेंशन को मिनिमाइज़ करने के लिए, हाँ ऑब्वियस सी बात है US और ब्रिटेन जो बिजी है वहाँ पर, इसलिए। दूसरा फैक्टर क्या बताया जा रहा है,
कि हांगकांग इज़ अनलाइकली टू सी ए रिटर्न ऑफ लार्ज स्केल प्रोटेस्टर्स विद सोशल डिस्टेंसेस। उनका ये कहना है कि फ़िलहाल ऐसी चांसेस बहुत कम है कि हांगकांग में दोबारा वो प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन फिर भी फ्लेयर्स अप ऑफ अनरेस्ट आर पॉसिबल, यानी कि कुछ ना कुछ छुटमुट ऐसी अनरेस्टनेस होगी, अनईजीनेस, कुछ छोटे मोटे प्रोटेस्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। एनालिस्ट बोलते हैं कि बीजिंग ने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, उसकी जो एबिलिटी है ना कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट करे एक हांगकांग के लॉ मेकर्स के साथ टू पुश थ्रू कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन। तक मैं पूरा पढ़ देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो सुनो, पहले सुनने वाली बात ये, एनालिस्ट ने कहा है कि दे मूव शोज बीजिंग हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट हांगकांग लॉ मेकर्स टू पुश थ्रू कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन सिंस द साइड सफर्ड मेजर सेटबैक ड्यूरिंग लास्ट नवंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन। लास्ट नवंबर के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन हुए थे ना, उसमें उनकी साइड को बहुत सेटबैक मिला था, यानी कि कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया था। इस कारण बीजिंग को क्या लग रहा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वहाँ का जो लेजिस्लेशन है, उस पर बीजिंग का भरोसा हट गया कि भाई ये जो कंट्रोवर्शियल सिचुएशन आ रही है ना, इसको ये हांगकांग का जो लेजिस्लेशन है, यहाँ के जो मिनिस्टर वगैरह, यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। तो बीजिंग का हांगकांग के लेजिस्लेशन में से कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। इसलिए प्रो बीजिंग पार्टीज़ जो हैं वो आर नॉट एक्सपेक्टेड टू क्लेम एज ए बिग विन। वहाँ पर हांगकांग में भी देखो, हर कंट्री में ऐसा होता है। पाकिस्तान के अंदर जाओगे तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी पार्टीज़ मिलेंगी और प्रो में पार्टी मिलेगी। हर कंट्री में एक दूसरी कंट्री की मिलता है। तो हांगकांग के अंदर कुछ पार्टीज प्रोटेस्टर ऐसे हैं जो प्रो हांगकांग हैं, कि हांगकांग को अलग चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रो चाइना, वो चाहते हैं कि हम लोग चाइना के साथ ही रहें। तो वहाँ पर जो प्रो चाइनीज़ जो पार्टीज़ है ना, उनसे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी जो आने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, सितंबर के अंदर जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर। तो इस बात से चाइनीज़ गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। अब वॉशिंगटन की पोजीशन क्या है इसमें? यूएस का तो आपको पता ही है, जहाँ मुद्दे कहीं इधर उधर होंगे वहीं पर टांग अड़ाने आ जाएगा। तो अभी इंडिया और चाइना की भी रिसेंटली जो वो चल रही थी, थोड़ी बॉर्डर के ऊपर थोड़ी आपस में जो हुई है, मुठभेड़ वगैरह हुई है, उसके बाद सुनने में आया कि वॉर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कल की ही न्यूज़ थी, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें यूएस ने बोला कि हम इंटरफेयर करेंगे, हम मीडिएट करेंगे, हम आर्बिट्रेटर बनेंगे चाइना और इंडिया को पीसफुल स्टैंड पे लाने के लिए। तो वो हर जगह टांग अड़ाते हैं, तो यूएस की पुरानी आदत है। चाइना ने फ्रिक्वेंटली कंडेम किया है कि व्हाट इट डिस्क्राइब्स फॉरेन इंटरफेरेंस इन इज डोमेस्टिक मैटर। कंडेम करना मतलब निंदा करना। चाइना ने बार बार इस बात की निंदा की है कि वो किसी भी बाहरी देश का, विदेश का, अपने पर्सनल मैटर के अंदर, अपने घरेलू जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू मैटर के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहता इन पर्टिकुलर। बल्कि बीजिंग ने सिंगल आउट किया वाशिंगटन को एज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द स्ट्रीट प्रोटेस्ट इन हांगकांग। बल्कि बीजिंग ने ये भी कहा है कि वाशिंगटन, यूएस ही है जो हांगकांग के अंदर स्ट्रीट फोर्स, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना गलियों में, स्ट्रीट प्रोटेस्ट, इन सबको फोर्स कर रहा है, इन सबको वही करवा रहा है यूएस से। दो मेंबर हैं यूएस के कांग्रेस के। देखो, यूएस का कांग्रेस का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है ना, यूएस में उस पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। इसी के साथ एक मेजर जो क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि मुझे ये बताओ कौन सा पार्लियामेंट है जिसको हम लोग डायट बोलते हैं? कौन सी कंट्री के पार्लियामेंट को हम डायट बोलते हैं? तो वहाँ के, जब ये बात चाइना ने बोली कि भाई यूएस से वहाँ के लोगों को फोर्स कर रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, हांगकांग वालों को, तो यूएस के पार्लियामेंट के दो मेंबर्स थे, उन्होंने इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, कि ये एक बाई पार्टीजन बिल है दैट वुड एसेंशियली सैंक्शन एनी चाइनीज ऑफिशियल हु एनफोर्स द प्रपोज नेशनल सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो यूएस के जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं ना, उन्होंने एक बिल पास कर दिया है अपने वहाँ कांग्रेस के अंदर, ठीक है। और उनके बाई पार्टीजन का मतलब होता है कि उनके ही राजनेताओं के आपस का समझौता है ये, कि भैया चाइनीज़ ऑफिशियल जो भी इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ को इन्फोर्स करेंगे ना, उसके ऊपर हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन लगाने का मतलब क्या कर देंगे, उनके ऊपर कुछ रोक टोक लगा देंगे, अपनी कंट्री में एंट्री नहीं देंगे उस पर्सनल इंसान को, बाकी कंट्री में उससे रिलेटेड अगर कोई ट्रेड वगैरह होगा, उसके इलेक्शन वगैरह में कुछ दिक्कत आएगी। तो यूएस का ये होता है कि सिंस वो इकॉनमी बहुत बड़ी है ना, तो सैंक्शन लगा देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी जो गुजरात राइट्स वगैरह हुए थे, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने सैंक्शन लगा दिए थे, ठीक है। लेकिन सिंस जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो प्राइम मिनिस्टर्स को ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लग सकता, तो उनको एक इम्यूनिटी मिल गई उससे। तो ये यूएस के जो कांग्रेस के दो ऑफिशियल्स हैं, दो मेंबर्स हैं, उन्होंने एक ऐसा बाई पार्टीजन बिल पास किया। ये जो मेजर है ये इम्पोज करेगा सैंक्शंस ऑन पीपल और एंटिटीज जो वॉयलेट करते हैं चाइना के लीगल ऑब्लिगेशंस टू हांगकांग अंडर द बेसिक लॉ, एज वेल एज बैंक्स दैट डू सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद देम। इवन जो बैंक भी ऐसे लोगों के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, उन बैंक के ऊपर भी यूएस वो कर देगा, सैंक्शन लगा देगा। लास्ट ईयर कुछ वॉयलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे हांगकांग के अंदर, तो कांग्रेस ने ओवरवेलमली पास किया था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक लॉ पास किया था, हांगकांग ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी एक्ट 2019। लास्ट ईयर जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे ना, तो हांगकांग के अंदर तब डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्ट पास करवाया था अपने कांग्रेस के अंदर, जिसका नाम था हांगकांग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एक्ट ऑफ 2019।
इस लॉ के अंदर वो क्या कर देते हैं, मैंडेटरी कर दिया उन्होंने कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे ना हांगकॉन्ग के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेट करने के लिए, उन सबको ऊपर हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। एंड रिक्वायर स्टेट डिपार्टमेंट टू एनुअली रिव्यू, उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है ना वो एनुअली यानी कि साल भर में रिव्यू करेगा जो भी उनका हांगकॉन्ग का स्पेशल स्टेटस है, ठीक है। अवार्ड इट्स प्रेफरेंस विच अवार्ड्स इट प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट, यानी कि वहाँ पर जो व्यापार वगैरह होता है ना उसको प्रेफरेंशियल कैसे देनी है कि उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ के चाइनीज़ के अंदर किस किस ऑफिशियल के ऊपर सैंक्शन लगानी है। ये मैप है, एक बार मैप को देख लेते हैं हम लोग। हांगकॉन्ग कहाँ पे, ये देखो ये चाइना दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। चाइना के ये छोटा सा दिख रहा है ये हांगकॉन्ग, इधर है ये पूरा का पूरा। अब इसी को अगर एक्सपेंड करते तो ये ऐसा बन जाता है, ये हांगकॉन्ग, और यहाँ पे छोटा सा मका हुआ। तो चाइना वैसे इधर पे ही बहुत बड़ा, ये देखो पूरा का पूरा चाइना बड़ा दिख रहा है ना। ये हालांकि उन्होंने चाइना यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे हांगकॉन्ग लिखना जाएगा एच के। रेड वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा हांगकॉन्ग, चाइना बहुत बड़ा है, ऊपर देखो ये पूरा का पूरा ऑरेंज में चाइना है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा जब अगर ये लॉ पास हो जाएगा। लॉ जो है पोटेंशियली बीजिंग को अलाउ करेगा कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं जो भी उनको नेशनल सिक्योरिटी के प्रति एक थ्रेट दिखाई देगा, और उसके ऊपर उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर और जो मीडिया वगैरह होती है उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और एक्सट्रीम सिनेरियो के अंदर ऑपोजिशन के जो ब्रॉडकास्टर और न्यूज़पेपर वाले हैं ना उनको क्लोज किया जा सकता है, जो कि लेकिन जो प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस हैं ना, एक्टिविस्ट हैं जो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी चाहिए। चाइना में तो मोनार्की है ना, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई न्यूज़पेपर वाला होगा, कोई ब्रॉडकास्टर वाला होगा, कोई एक्टिविस्ट वगैरह होगा जो प्रो डेमोक्रेसी पॉलिटिशियंस होंगे, उनको इम्प्रिजन भी कर सकते हैं इस लॉ के अंदर। Such moves would take toll on cities' status as a rule of law international financial hub. The free flow of information is vital to economic success. अगर ऐसा हो गया, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद होगी, वहाँ के न्यूज़पेपर वाले बंद हो गए, ब्रॉडकास्टर बंद हो गए, तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल हब है ना, बेसिकली हांगकॉन्ग में फाइनेंशियल हब है, उसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक जो मूवमेंट है ना उसमें एक पॉज आ जाएगा। क्योंकि हांगकॉन्ग के अंदर ना इकोनॉमिक सक्सेस के लिए फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ से चलता है। रूल ऑफ लॉ मतलब जैसे इंडिया रूल ऑफ लॉ से चलता है ना, वी हैव अ बुक, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। कानून में रूल यानी कि राज किसका है? लॉ का। लॉ मतलब कानून, कानून का राज है भारत के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर का राज नहीं है। सेम चीज़ वहाँ हांगकॉन्ग में है। लेकिन अगर वो लोग ऐसा कर देते हैं, ऊपर वाली चीज़ें इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो इस इकोनॉमिक सक्सेस में उनको थोड़ी दिक्कत होगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस dwindles और हंड्रेड्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हेडक्वार्टर इन हांगकॉन्ग वुड कंसिडर रीलोकेटिंग एल्सवेयर। अगर इस तरीके से होगा तो फॉरेन के इन्वेस्टर जिन्होंने बहुत सारे 100 यानी सैकड़ों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिनके हेडक्वार्टर हांगकॉन्ग में है, उनका कॉन्फिडेंस dwindle करेगा, यानी कि कॉन्फिडेंस उनका डगमगाएगा। क्यों? और फिर उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एशिया में कहीं और रीलोकेट करना पड़ेगा अपने बिजनेस वगैरह को, क्योंकि वहाँ तो रिस्ट्रिक्शन लगती जाएंगी बहुत सारी, तो प्रॉब्लम होगी लॉ वगैरह पास करने में। पॉइजिंग अ रिस्क टू द सिटीज़ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी। जो प्रोस्पेरिटी मतलब था समृद्धि। अगर इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हांगकॉन्ग से चेंज करेंगी अपनी पोजीशन को, रीलोकेट करेंगी, तो कंट्री की जो प्रोस्पेरिटी है, कंट्री की जो समृद्धि है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा संकट डगमगाएगा। सोशल इंस्टेबिलिटी वुड ऑल्सो पुश expatriates of local professional to seek job opportunities elsewhere, leading to ब्रेन ड्रेन। सोशल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि सामाजिक असंतुलन होगा, जिसके कारण एक्सपेट्रिएट्स एंड लोकल प्रोफेशनल्स टू सीक जॉब अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर, लीडिंग टू ब्रेन ड्रेन। एक्सपेट्राइट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेट्राइट्स का मतलब जो प्रवासी लोग होते हैं और जो लोकल प्रोफेशनल्स वाले होते हैं ना, उनको दूसरी जगह जाकर अपनी जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी। एक्सपेट्राइट्स मतलब समझ में आ गया होगा। जिससे क्या होगा? ब्रेन ड्रेन होगा। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है कि आप जब सिर्फ जॉब वगैरह ढूंढने में जब एनर्जी लगा रहे होते हो तो आपका ब्रेन की बहुत एनर्जी खत्म होती है, आप नई चीज़ें कर नहीं पाते, आप सिर्फ जॉब में लगे रहते हो। लेकिन आपके पास कॉन्स्टेंट एक जॉब होती है तो आप एक सेटलमेंट कर पाते हो, यू कैन गृहस्थी जमा पाते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, जब जॉब वगैरह बहुत चेंज करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, तो बहुत खर्चा हो रहा होता है, सेटलमेंट नहीं हो पाता ईजिली। तो कैन चाइना जस्ट पुश दिस थ्रू? तो क्या चाइना सिर्फ इसको ईजिली कर सकता है? बेसिक लोग क्या बोलते हैं कि चाइनीज़ लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड इन हांगकॉन्ग। जो वहाँ का जो बेसिक लॉ है वो बोलता है कि चाइना का जो कानून है वहाँ पर ऐसे अप्लाई नहीं हो सकता, अनलेस वो सेक्शन 3, जिसको एनेक्स सेक्शन है एक वहाँ पर, इसको एनेक्स 3 बोलते हैं, उसमें मेंशन नहीं है। चाइना का बनाया हुआ कोई भी कानून जो हांगकॉन्ग के एनेक्स 3 में मेंशन नहीं है, वहाँ पर लागू नहीं हो सकता है। कुछ वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं, लेकिन बहुत सारे अनकॉन्ट्रोवर्शियल हैं और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हैं, वो वहाँ पर लिस्टेड हैं। तो दीज लॉज कैन बी इंट्रोड्यूस बाई डिक्री। डिक्री का मतलब होता है by which means the bypass city's parliament, and Hong Kong's chief executive Carrie Lam has already said she will cooperate.
डिक्री का मतलब क्या होता है कि वो फिर उनके लेजिस्लेटिव जो उनका सिटी का जो पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे वो बिल नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ से डायरेक्ट एक डिग्री का मतलब होता है उनके पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जिनका नाम है कैरी लैम, उनके थ्रू वो पास हो जाएगा। और कैरी लैम तो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं कर रही हैं चाइना के साथ। आई एम नॉट श्योर ये मेल है या फीमेल, लेकिन जितना मैंने न्यूज़ में कुछ टाइम पहले देखा था, आई थिंक इट्स अ फीमेल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, कैरी लैम इज़ ए मेल और फीमेल। लेकिन वो प्रो चाइनीज़ हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं उस बात को, इसलिए प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो इसके पास सबसे हाईएस्ट पोस्ट है इसके अंदर, वही चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहा है। और वो बाय डिक्री उनको लॉ को पास भी करा देगा, और पार्लियामेंट में वो नहीं आएगा क्योंकि वो एनेक्स 3 में मेंशन नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिक्स ये जो लोग निंदा करने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि दिस अमाउंट टू ब्रीच ऑफ दैट वन कंट्री टू सिस्टम्स प्रिंसिपल विच इज़ सो इम्पोर्टेंट टू हांगकॉन्ग। वन कंट्री टू सिस्टम हम लोगों ने एक दो दिन पहले की न्यूज़ में पढ़ा था, डेंग जियोपांग ने ये इंट्रोड्यूस किया था। उसने कहा था कि चाइना और हांगकॉन्ग एक ही कंट्री है, ठीक है, कंट्री एक है, लेकिन इसमें दो सिस्टम है। कैसे? चाइना के अंदर मोनार्की चलेगी, हांगकॉन्ग के अंदर डेमोक्रेसी चलेगी। लेकिन हांगकॉन्ग वैसे ऑटोनोमस रीजन है अपने आप में, लेकिन वो किसके अंडर आएगा, बाद ओवरऑल किसके अंडर आएगा, चाइना के अंडर आएगा। तो हांगकॉन्ग के लिए ये वन कंट्री टू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो लॉ बन जाएगा ना, तो ये ब्रीच करेगा, यानी कि इस वन कंट्री टू सिस्टम को ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। हम लोग इंस्टा प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन हैं इसके अंदर, वो देख लेते हैं। जोग्राफिकल लोकेशन हांगकॉन्ग की मैंने आपको जस्ट अभी मैप में दिखाई थी। व्हाट इज़ दिस वन कंट्री टू सिस्टम रूल, जस्ट अभी आपको समझा दिया। रिलेशनशिप क्या है मकाऊ की चाइना के साथ। देखो मकाऊ जो है ना, उसको पोर्तुगीज़ से लिया था चाइना ने, ठीक है। और मकाऊ और हांगकॉन्ग कहाँ से लिया था, हांगकॉन्ग लिया था इन्होंने ब्रिटिशर्स। ओपियम वॉर में जब हार गए थे हांगकॉन्ग के एरिया को, और 2 बार हार गए थे, फिर तीसरी बार उन्होंने और लार्ज एरिया ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था, फिर बाद में उन्होंने 1997 में इनको दे दिया था। मकाऊ की स्टोरी वैसे ही पोर्तुगल के साथ थी, जैसे इंडिया में भी यही होता है ना, पोर्तुगीज़ आए थे और ब्रिटिशर्स आए थे, तो मकाऊ भी यूएस इसका चाइना का ही पार्ट है। व्हाट इज़ UNCLOS, UN क्लॉज होता है कि लॉ ऑफ द सी, जो यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है जो ओशन को लेकर जो लॉज बनाती है ना, वो है ये। फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन ICC एंड ICJ। ICJ जो होता है ना, ये तो आपको पता होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है ना, इसमें जनरली इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के जो मुद्दे होते हैं ना, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो जाते हैं। और ICC के अंदर जो क्रिमिनल कोर्ट होता है ना, इसके अंदर बेसिकली कोई क्राइम वगैरह होता है ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसके मुद्दे जाते हैं। तो ICC के अंदर ये लोग क्या कर सकते हैं कि सज़ा भी दे सकते हैं, पनिशमेंट, पेनल्टी, सब कुछ। लेकिन ICJ के अंदर सिर्फ डिस्प्यूट को सेटल करने की बात की जाती है। नेक्स्ट हम लोग चल देते हैं, बोथ कोरियाज वायलेटेड आर्मिस्टिस एग्रीमेंट। आर्मिस्टिस का मतलब क्या होता है, ये देखो अभी पूरा जब पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा। बोथ कोरियाज हैव ब्रीच्ड देयर आर्मिस्टिस एग्रीमेंट व्हेन दे एक्सचेंज गन फायर एट द बॉर्डर ऑन May 3, द यूनाइटेड नेशनल कमांड सेड रिसेंटली। यूनाइटेड नेशनल कमांड क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आर्मिस्टिस एग्रीमेंट क्या, आर्मिस्टिस एग्रीमेंट ये हुआ था कि भाई एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग वगैरह नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट हुआ था इनका, ठीक है। It is also said that it could not definitely determine whether North Korea opened fire on a South Korean guard post intentionally or by mistake। ये ढंग से कहा नहीं जा सकता। देखो 3 मई को क्या हुआ था कि दोनों, सपोज करते हैं, आपको ना एग्जांपल देता हूँ, ये है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और ये है साउथ कोरिया, साउथ के अंदर। इन दोनों के बीच में ना एक DMZ है, वो ये जो अर्थ का जो 38 डिग्री पैरेलल है ना, यहाँ इससे मैच करता है 38 डिग्री पैरेलल के साथ। इसको बोलते हैं DMZ, यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन। इस जोन के अंदर कोई भी आता नहीं है, पर्सनली कोई इसमें स्टेप इन नहीं कर सकता। दोनों कंट्री से थोड़ा थोड़ा एरिया अपना बॉर्डर के पास DMZ बना रखा है, कोई भी फायरिंग वगैरह होती है, और इसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता बेसिकली, ना नॉर्थ कोरिया ना साउथ कोरिया। 3 मई को कुछ फायरिंग वगैरह हुई थी, उसके ऊपर UN कमांड ने कहा कि दोनों साइड से फायरिंग हुई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये नहीं पता कि उन्होंने ये इंटेंशनली फायर किया था उनके गार्ड पोस्ट ने, या फिर ये मतलब इंटेंशनली मतलब अपनी इच्छा से किया था, या फिर ये गलती से हो गया था। तो UNC यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस कमांड है, उसने कहा कि एंगेज इन डिस्कशन विद बोथ कोरियंस एंड एनकरेज देम टू प्रिवेंट एनी रिकरेंस। उन्होंने बोला है कि भैया दोनों कंट्रीज़ जो हैं आपस में डिस्कशन करें, ठीक है, और प्रिवेंट एनी रिकरेंस, यानी कि ऐसा रिकरेंस मतलब ऐसा दोबारा ना हो, इस बात के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए, इसको रोका जाए। बैकग्राउंड क्या है, UN कमांड क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है डीमिलिटराइज्ड जोन, जो मैंने आपको बताया था ना, डीमिलिटराइज्ड जोन अभी अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का, जो कि सेपरेट करता है कोरिया को और उसके फोर्सेस को। तो
एनफोर्स किया था आर्मिस्टिस दैट हॉल्टेड 1950-53 कोरियन वॉर। यूएन कमांड क्या इसको एडमिनिस्टर करता है, डीएमजेड को। डीएमजेड कब बना था, 1950-53 की कोरियन वॉर में बना था, जब उन्होंने आर्मिस्टिस किया था, यानी कि जब उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए थे कि ठीक है आगे हम लोग एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेंगे। केम टू द कंक्लूजन आफ्टर अ वीक लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन बाय इट्स मल्टीनेशनल टीम। मल्टीनेशनल टीम ने एक सप्ताह का इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके बाद ही हुआ था। हाउएवर सियोल, सियोल क्या है, पैंगोंग क्या है। सियोल नॉर्थ कोरिया की वो है कैपिटल, और पैंगोंग साउथ कोरिया की कैपिटल है। रिग्रेट ओवर द कंक्लूजन, वो दोनों ने इस कंक्लूजन के ऊपर बहुत रिग्रेट किया था। उन्होंने ये कहा था कि ट्रूप्स हैड रिटेलिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द कंटिजेंसी मैनुअल। उन्होंने कहा था कि उनकी जो फौज वगैरह है उन्होंने उसी बात पे रिटेलिएट किया था, हमला उसी के ऊपर किया था जो भी उनकी कंटिजेंसी के मैनुअल में लिखा हुआ था, ऑब्वियसली उस टाइम की जो वॉर में हो रहा था उसके अकॉर्डिंग। व्हाट हैपन, और अभी 3 मई को क्या हुआ है हमें ये जानना ज़रूरी है। 3 मई को नॉर्थ कोरिया ने 4 फायरिंग की थी, स्मॉल फायर आर्म्स थे साउथ कोरिया के गार्ड पोस्ट की तरफ, जो कि डीएमजेड के अंदर गार्ड पोस्ट है वहाँ पे। साउथ के जो ट्रूप्स ने रिटर्न फायर किया था 2 शॉट्स, यानी कि 4 शॉट्स वहाँ से आए थे, 2 शॉट यहाँ से गए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंक्लूड किया कि जो इंसिडेंट था ये लाइकली टू बी एक्सीडेंटल था, ये बाई मिस्टेक हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है वहाँ पे। गन फायर एक्सचेंज ने हाईलाइट किया कि जो लेटेस्ट कन्फ्रंटेशन है ना दोनों कोरियन कंट्रीज़ के बीच, amid frosty inter-Korean relations, with some military experts disputing South Korea's conclusion that North Korea mistakenly fired the shots. Amidst frosty inter-Korean relation, frosty का मतलब है कि ठीक नहीं है, कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी बेकार हो जाती है सिचुएशन साउथ कोरिया की और नॉर्थ कोरिया की। कोरियन वॉर के बारे में आप लोग पढ़ना, आपको पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया कैसे बना था, साउथ कोरिया कैसे बना था। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है इसने हार्डली ही किसी कन्वेंशन को साइन किया हुआ है शायद, ठीक है। आपको पता है न्यूक्लियर वगैरह तो बनाते रहते हैं, किंग जोंग उन उसके प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इनके ऐसे ही, मतलब फैमिली चलाती है पूरी की पूरी। कम्युनिज़्म है वहाँ पर और मोनार्की है पूरी की पूरी, डिक्टेटरशिप है भयंकर तरीके से। कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि डिस्प्यूटिंग साउथ कोरिया का कंक्लूजन ये है कि नॉर्थ कोरिया ने मिस्टेकनली फायर को शॉट किया था। तो साउथ कोरिया खुद बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने गलती से किया था। कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट किया है, ये एक आर्मिस्टिस है कि ब्रॉट अबाउट कंप्लीट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ ऑफ द कोरियन वॉर। कोरियन वॉर के अंदर कंप्लीट सेसेशन, सेसेशन मतलब होता है रोक देना पूर्ण रूप से, क्या हॉस्टिलिटी मतलब एनिमिटी, दुश्मनी को। इस आर्मिस्टिस के दौरान दोनों कोरियन कंट्रीज़ ने आपस में एक रोकथाम लगा ली थी एक दूसरे की दुश्मनी के ऊपर। ये साइन किया गया था बाय रिप्रेजेंटेटिव जो कि यूनाइटेड नेशंस कमांड के रिप्रेजेंटेटिव थे, कोरियन पीपल आर्मी थी और चाइनीज़ पीपल वॉलंटियर आर्मी थी, यूएनसी, केपीए और पीवीए। ये प्रीलिम्स में बन सकता है क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। आर्मिस्टिस को साइन किया गया था 27 जुलाई 1953 को, और डिज़ाइन किया गया था कि इंश्योर करें एक कंप्लीट सेसेशन हॉस्टिलिटीज़ का, दुश्मनी को बिल्कुल पूरी कंप्लीट तरीके से रोक दिया जाए, ऑफ ऑल एक्ट ऑफ आर्म फोर्स इन कोरिया अंटिल फाइनल पीसफुल सेटलमेंट इज अचीव्ड। जब तक बिल्कुल हम लोग एक पीसफुल सेटलमेंट पे नहीं पहुंचते तब तक सारे के सारे जो ये सेसेशन कर दिया जाए, सारा का सारा सीज फायर हो जाए। साइंड आर्मिस्टिस में एस्टेब्लिश है कि कोरिया का डीमिलिटराइज्ड जोन बना था। डी फैक्टो न्यू ऑर्डर, डी फैक्टो न्यू ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ है जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन आप उसको मानते नहीं हो। तो कोरिया का डीएमजेड जो है वो एग्जिस्ट तो करता था कि भाई इतना एरिया, इसके ऊपर वाले नॉर्थ कोरियन से इधर वाले साउथ कोरियन आपस में वॉर कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर एरिया ये डिस्प्यूटेड एरिया है एक तरीके का, ठीक है। तो डी फैक्टो का मतलब होता है कि एक चीज़ ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है लेकिन आप मानने से बार बार इनकार कर रहे होते हो, दोनों नेशंस के बीच में, जिसके कारण सीज फायर हुआ। और फाइनलाइज्ड रीपैट्रिएशन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो ऐसे लोग जो प्रिजनर्स हो गए थे वॉर में, इधर वाले उधर प्रिजनर बन गए, उधर वाले इधर प्रिजनर बन गए, उनको रीपैट्रिएट, उनकी घर वापसी हो गई थी। डीएमजेड जो है वो 30th पैरेलल के पास जोड़ता है, वो सेपरेट करता है नॉर्थ और साउथ कोरिया को, जब से ये कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन हुआ ना 1953 में, तब से। इम्प्लीमेशन क्या है, इम्प्लीकेशन ये कि भैया साउथ कोरिया ने इसको कभी साइन नहीं किया आर्मिस्टिस एग्रीमेंट को, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट थे ना सिंगमैन री, उनका रिफ्यूज़ल था कि वो एक्सेप्ट करने में फेल हो गए थे कि कोरिया को यूनिफाई करने में वो फेल हो गए थे ना, तो इसलिए उन्होंने आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया था। वो चाहते थे कि इसको हम यूनिफाई कर दें, मिला दें। चाइना ने नॉर्मलाइज की थी सिचुएशंस को और उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की थी साउथ कोरिया के साथ 1992 के अंदर। 1994 के अंदर चाइना ने विड्रॉ कर लिया था जो मिलिट्री का आर्मिस्टिस कमीशन था ना वहाँ से, एसेंशियली नॉर्थ कोरिया को, लीविंग नॉर्थ कोरिया एंड द यूएन कमांड एज द ओनली पार्टिसिपेंट्स। तो चाइना ने इससे विड्रॉ कर लिया था 1994 में। तो आर्मिस्टिस कमीशन के अंदर सिर्फ 2 कंट्रीज़ रह गई थी, नॉर्थ कोरिया और यूएन का, 2 पार्टीज़ रह गई थी, नॉर्थ कोरिया और यूएन कमांड। अब हम जान लेते हैं कि ये यूएन कमांड है क्या।
यूएन कमांड एक यूनिफाइड कमांड है मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्सेस का, जो कि 1950 में सेटअप हुआ था। ये सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और आरओके भी बोलते हैं। ड्यूरिंग यानी कि उस समय भी सपोर्ट कर रहा था और आफ्टर द कोरियन वॉर के बाद भी सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरटी लैम्प बेस्ड टेस्ट फॉर कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के लिए हम लोगों ने एक इंडियन बेस्ड टेस्टिंग किट डेवलप की है, जिसका टाइम बहुत कम लगता है, जो बहुत सस्ती है और उसमें कुछ भी इम्पोर्टेड नहीं है। तो उसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। CSIR और IIM और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर डेवलप किया है आरटी लैम्प बेस्ड टेस्ट कोरोना वायरस के लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिटेटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन आरटी लैम्प टेस्ट। ये है क्या? ये एक न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेस्ट है, जो कि नेज़ल और थ्रोट से स्वैब सैंपल लेने के बाद किया जाता है। देखो स्वैब सैंपल क्या होते हैं ना, जनरली बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आपके नेज़ल में यानी कि नोज़ के अंदर लेके थोड़ा सा वहाँ से जो भी इंटरनल जो लिक्विड होता है वो थोड़ा सा लिया जाता है। सेम चीज़ थ्रोट में लिया जाता है, थोड़ा सा सलाइवा वगैरह होता है आपके चीक वगैरह पे, टंग पे, वो लिया जाता है। उसको फिर टेस्ट किया जाता है, उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका टेस्ट किया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, एक तो ये रैपिड टेस्ट है, 45 से 60 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है और एक्यूरेट टेस्ट है, इसमें मिस्टेक नहीं होती है। एडवांटेज ये आरटी लैम्प का कि इसके जो किट कंपोनेंट्स हैं ना, वो इजीली अवेलेबल हैं और कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, यानी कि मेड इन इंडिया चीज़ है, ठीक है। डिफरेंस क्या है आरटी पीसीआर में और आरटी लैम्प के अंदर? इतना बड़ा मत पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार बताता हूँ। आरटी पीसीआर के अंदर भी कुछ सिमिलर सी चीज़ें थी, आरटी लैम्प के अंदर सिमिलर चीज़ें। फ़र्क ये है, आरटी पीसीआर में हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, आरटी लैम्प के अंदर हम लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मेड इन इंडिया है। प्लस में आरटी लैम्प जो है ना, उसको ईजिली भी कहीं पर भी सेटअप किया जा सकता है, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे और बाकी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। आरटी पीसीआर यहाँ पे ऐसे रिमोट लोकेशंस के ऊपर सेटअप करने में नहीं किया जा सकता था, दिक्कत होती थी। सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर्मल लॉन्च ऑफ आरटी लैम्प बेस्ड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। कोविड-19 की टेस्टिंग जो है वो रैपिड यानी कि और जल्दी भी होगी, चीप होगी, सस्ती होगी, ईजी होगी, सबके लिए एक्सेसिबल होगी और क्विकली आइसोलेट कर पाएंगे हम लोग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को। एंड मिटिगेटिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस। मिटिगेटिंग मतलब किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना। मेजर न्यूज़ हमारी हो चुकी है, अब हम लोग देख लेते हैं फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। इन्होंने आज की न्यूज़ में फैक्ट्स फॉर प्रीलिम थोड़े ज़्यादा दे रखे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा क्विकली करेंगे क्योंकि ये सिर्फ हमको ऊपर ऊपर तक जानने होते हैं। जहाँ पर थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एक वो है FSDC, एक काउंसिल है। ये क्या करता है इसके बारे में जान लेते हैं। दिसंबर 2010 में बनाया गया था, स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। इसने रिप्लेस किया था किसको? हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट को रिप्लेस किया था। देखो एक ना वो चलते हैं, मैं इसको डायग्राम से दिखाता हूँ। FSDC है क्या, ठीक है। इसमें यूनियन फाइनेंस ये एक सेटअप किया था 2010 के अंदर, ठीक है। ये क्या काम करता है? जो भी रेगुलेटर्स होते हैं ना और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन सब की बॉडी को कंसिस्ट करके बनता है ये। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैटर्स इन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देश में वित्त जो वित्तीय यानी कि वित्त बोलते हैं ना फाइनेंस को, तो वित्तीय से संबंधित यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी स्टेबिलिटी, जो भी संतुलन चाहिए होता है ना, वो सारा का सारा और उसके सबके रेगुलेशन ऑपरेशन वो इस काउंसिल के थ्रू करते हैं। अब इस काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, ये क्या करते हैं? काउंसिल में चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फिलहाल निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सर्कल बना चाहिए, सर्कल डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए अगर ये मेंस में कहीं आ जाता है तो। फाइनेंशियल सेक्टर डिपार्टमेंट, फिर मैक्रो प्रूडेंशियल सर्वेलेंस होता है इकोनॉमी का। फाइनेंशियल लिटरेसी करते हैं यानी कि उसके बारे में समझाते हैं, लिटरेसी मतलब, और फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें ये चीज़ और जान लेते हैं इसके अंदर होते कौन कौन लोग हैं। फंक्शन तो मैंने आपको अभी भी नीचे बता दिया सर्कल के अंदर, ठीक है। इसमें न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली इसके अंदर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके सेक्रेटरी जो है उनको ऐड किया हुआ है ताकि हम लोग डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस कर पाएँ। इसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और उसमें ये इंपॉर्टेंट है जानना और कौन कौन होता है। गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, फिलहाल कौन है? शक्तिकांता दास जी हैं। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं रिजर्व बैंक के अंदर, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी और या फिर सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के सेक्रेटरी होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं और सेबी के चेयरमैन होते हैं ये, ठीक है। समझ में आ गया? FSDC रेगुलेट करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को और इन सब डिपार्टमेंट के लोग इसमें होते हैं। कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बात करता है ये, ठीक है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों? क्योंकि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया ताकि डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जा सके। फंक्शन हमने आपको बता दिए। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। फेथ ट्रायल्स क्या होते हैं? ये भी कोविड-19 से रिलेटेड है। एक नया कॉम्बिनेशन है क्लिनिकल ट्रायल का। ट्रायल समझ रहे हो ना, यानी कि जो वैक्सीन बन चुकी है ना उसका ट्रायल करना है ह्यूमन्स के ऊपर।
तो फेथ मतलब FAVV परिवार वी पिराविर प्लस UMI फेनोविर यानी कि एफिकेसी एंड सेफ्टी ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो है वो इसको कंडक्ट करेगा और इसके ऊपर स्टडी करेगा। इसमें नए रैंडमाइज्ड ओपन लेवल स्टडी होती है टेस्ट करने के लिए कंबाइंड एफिकेसी ऑफ 2 एंटीवायरल ड्रग्स। 2 एंटीवायरल ड्रग्स होंगे वो फेविपिराविर और यूमीफेनोविर, क्योंकि ये पोटेंशियल कोविड-19 ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है। पोटेंशियल मतलब इसमें पोटेंशियल है कि ये ट्रीट कर सकता है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, पोटेंशियल दिख रहा है इसके अंदर। जो 2 एंटीवायरल ड्रग्स हैं इनके डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना उससे एक इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट एफिकेसी निकल के आती है कि इफेक्टिवली टैकल करती है हायर वायरल लोड्स को पेशेंट के अंदर अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज़। ध्यान रहे अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजीज़ की बात कर रहे हैं। 4 धाम की एक टनल बन रही है। 4 धाम आपको पता होना चाहिए, यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ, इनको 4 धाम बोलते हैं। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, ठीक है। एक 440 मीटर की टनल कंस्ट्रक्ट की जा रही है। कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? BRO क्या है? 1960 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जनरली बॉर्डर के ऊपर माउंटेनियस रीजन में, डेजर्ट में, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर की दूसरी कंट्रीज़ में भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है ये कंपनी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ध्यान रहे 1960 में बनी थी। ये कहाँ पर बनेगी टनल? ये चंबा टाउन जो है ना, ऋषिकेश और धारासू रोड नेशनल हाईवे उत्तराखंड में, वहाँ पर चंबा टाउन के वहाँ से नीचे से गुजरेगी। 440 मीटर की टनल है। टनल किसका पार्ट है? ये 4 धाम यात्रा को बूस्ट करने के लिए, जो इन चारों को आपस में कनेक्ट करता है। बग बाउंटी प्रोग्राम क्या है? बग का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलो तो बग होता है यानी कि कोई कीड़ा, और बाउंटी मतलब उसके ऊपर एक इनाम रखा गया है। तो इसको पूरे को क्या पढ़ोगे यार, मैं आपको बता देता हूँ ना। आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर सरकार ने एक बग बाउंटी प्रोग्राम बनाया कि भैया आप लोग इसके अंदर कोई कमी निकाल के दिखाओ, सिक्योरिटी रिसर्च करो इसके ऊपर, जो इसमें कोई कमी निकाल देगा उसको हम लोग अवार्ड देंगे। इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए, दोनों के लिए ओपन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडियंस होंगे जिनको अवार्ड मिलेगा। अवार्ड क्या मिलेगा? 3 लाख रुपये से 1 लाख तक का होगा, सजेशन और इम्प्रूवमेंट के लिए सोर्स कोड में, बस। बेव क्यू मतलब एक बेवरेज क्यू करके एक ऐप है, इसको डेवलप किया है कोची यानी केरला की एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम है फेयरको टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस ऐप से क्या होता है कि इसको यूज़ करेगा केरला का बेवरेज कॉरपोरेशन, ताकि घर घर बेवरेज की यानी कि अल्कोहल की डिलीवरी करवाई जा सके। गूगल प्ले स्टोर ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसमें एक वर्चुअल क्यू सिस्टम होता है। वर्चुअल क्यू सिस्टम मतलब एक इस तरीके का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है कि आपको दिखाई देता है कि आप किस तरीके से लाइन में खड़े हो, आपका नंबर कब आ रहा है, आपके घर कैसे डिलीवरी हो रही है। इतनी सी बात है। बेव क्यू नाम है इसका। स्पेक्ट्रिन और एक्सन्स ये जान लेते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रिन जो एक्सन आपको पता है ना, जो हमारा नर्व सेल होता है ना, न्यूरॉन वगैरह होते हैं, उसका एक लॉन्ग ट्यूबुलर एक्सटेंशन होता है नर्व सेल का, जो ट्रांसमिट क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। और मीटर लॉन्ग इन केस ऑफ ह्यूमंस के अंदर तो 1 मीटर लॉन्ग तक के डिस्टेंस होते हैं, वो भी ट्रांसफर कर सकता है वहाँ तक भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। तो एट सच लेंथ्स दे आर सब्जेक्ट टू स्टॉर्म डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग लिम्ब और अदर बॉडी मूवमेंट्स। तो इस तरह की डिस्टेंस, अब 1-1 मीटर लंबा डिस्टेंस बॉडी के अंदर वो करता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए अगर बॉडी में थोड़ी मूवमेंट होती है तो न्यूज़ में क्यों है ये? न्यूज़ में ये कि रिसर्चर्स ने एक फाउंड किया है स्पेक्ट्रिन, जो एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह, जो प्रोटेक्ट करता है एक्सन को स्ट्रेच इंड्यूस डेमेज। अगर उसमें कुछ स्ट्रेच होता है, लिम्ब मतलब हैंड और लेग्स, अगर कुछ स्ट्रेच होता है बॉडी में, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का जो एक्सॉन होता है उसमें अगर कोई शॉक एब्जॉर्बर का तरह काम करता है, वो स्पेक्ट्रिन है, ठीक है। इससे क्या होगा? हमको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में ट्रीटमेंट ऑफ कंकशन फ्रॉम हेड इंजरीज एज वेल एज स्ट्रेच इंड्यूस्ड नर्व इंजरीज। कोई भी खिंचाव तनाव के कारण ब्रेन में या नर्व में कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उस सबको स्टडी करने में हमको हेल्प मिलेगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल PSU मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, और इंडिया का लीडिंग NBFC एक एग्रीमेंट किया है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड करके, NBPCL। एक होली ऑन कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की, जो फंड करेगी 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 225 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, और कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश स्टेट के लिए। कुछ मेजर जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर वो फाइनेंस किए जाएंगे MOU के अंदर, जो कि बसनिया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट डिंडोरी, चिंकी बोरस प्रोजेक्ट नरसिंहपुर रायसन होशंगाबाद, सक्कर पेंच लिंग नरसिंहपुर चिंदवाड़ा, और दूधी प्रोजेक्ट चिंगवाड़ा होशंगाबाद एक्सेट्रा। ये 4-5 नाम आपको याद होने चाहिए। फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ की जा रही है, MOU किसका बना, ये प्रीलिम्स में बन सकता है। आर्टिकल्स जो प्रीवियसली कवर किए गए थे वो थे LAC का लैंड ऑफ और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
ठीक है, आज के यहाँ ख़त्म करते हैं और आई होप कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ पा रहे हो। मुझे बताते रहो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो प्लीज़ कीप कमेंटिंग। कल भी एक कमेंट आया था, उसने कहा था कि कल वाली वीडियो के अंदर ऑडियो में कुछ दिक्कत थी, तो मैंने आज ऑडियो के ऊपर बहुत फोकस किया। आज के लिए प्लीज़ मुझे बताना कि ऑडियो में सब कुछ क्लियर है या नहीं है। प्लीज़ थोड़ा एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि मैं जान जाऊँ कि जो मेरे एफर्ट्स थे वो काम किए नहीं, आप लोग तक बात पहुँची है नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।